नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि 25 तारीख आ चुकी है नज़दीक और आप सभी का है पेपर। अब परसों को ही बीच में आपके पास केवल एक दिन बचा है। तो मैं यहाँ पर आज लेके आया हूँ रीजनिंग का ये प्रैक्टिस सेट, इसको हम करते हैं। और तैयारी आप लोगों की काफ़ी हद तक हो चुकी होगी और जितनी हो गई उतनी पर्याप्त है, क्योंकि एक दिन में बहुत ज़्यादा कुछ तो आप नहीं कर पाएंगे। तो कल के दिन आप रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा आराम करना, बॉडी को भी आराम मिलेगा, दिमाग को भी आराम मिलेगा, ताकि आप परसों माइंड फ्रेश रख सकें। तो फिलहाल यहाँ पर रीजनिंग का आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ और कल को मैं प्रैक्टिस सेट नहीं, कुछ वैसे ही आपसे बात करूँगा। तो फिलहाल हम इसको करते हैं। लिखा है 5 मित्र पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर, बीच में कौन बैठा है? भाई पी क्यू आर एस टी 5 लोग हैं। पहली कंडीशन, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, तो टी और क्यू कैसे भी लिख देते हैं, इनके बीच एस बैठा दिया। फिर इसने बोला है क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। जब क्यू बाएं है तो आर कहाँ होगा? दाएं। तो क्यू के दाएं में लिख सकता हूँ आर, क्योंकि क्यू यहाँ इसके जस्ट बगल में आर आ जाएगा। ठीक। उसके बाद बोला है पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर। जब टी है, टी पहले नंबर पर है, तो टी से और बायां लेफ्ट साइड में कौन बैठा है? पी। ये तो सीधे से बन गया, इसमें कुछ था नहीं। तो बीच में कौन बैठा है? बीच में सबको दिख रहा है, एस। अगला क्वेश्चन, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कविता कहती है कि यह तस्वीर मेरे एकमात्र भाई के भांजे के पिता के दादा के एकमात्र पुत्र की है। तो बताइए तस्वीर का कविता से क्या संबंध है? तो या तो आप इसको स्ट्रक्चर बना के कर लीजिए या फिर आप समझ के कर लीजिए। अगर समझ के करते हैं तो बोला उसने, कविता ने बोला कि यह तस्वीर की बात कर रही, कोई भी तस्वीर होगी, ठीक है, इसमें जो भी व्यक्ति है इसे लगा देते हैं। ठीक, फूल बन गया। तो एकमात्र भाई यानी कविता का भाई, अकेला भाई है, के भांजे, भांजे यानी कि भांजा कौन होगा? कविता का बेटा, उसके भाई का भांजा लगेगा। कविता का बेटा का पिता यानी कविता के पति के दादा का एकमात्र पुत्र, कविता के जो पति हैं उनके दादा यानी कि पिता के पिता का एकमात्र पुत्र यानी कि वापस उसका पिता। तो पति का पिता हो गया है। तो पति का पिता कौन होता है? ससुर। या तो आप इसको इस तरह से समझ के कर लेंगे या फिर आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे? एक जगह आपने कविता लिख दिया, उसका भाई हो गया एक जगह, इसका भांजा, भांजे की बात करें तो कविता का ही पुत्र हो गया, का पिता, ये जो पिता है इस पुत्र का, ये कविता का पति है, ये कौन हो जाएगा? इसका पति हो जाएगा। अब बोला है इस व्यक्ति का दादा यानी कि पिता का भी पिता, उसका वापस पुत्र यानी कि फिर नीचे पीढ़ी में हो गए। तो ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति पिता का, उसके क्या कहते हैं, पति का ससुर जो है वो क्या लगेगा? वो पति का पिता क्या लगेगा? ससुर लगेगा। आगे, सुरेश सुबह के समय सूर्य की ओर मुंह करके चलता है यानी कि पूर्व दिशा की ओर चलता है। तो पूर्व दिशा इधर को होती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मैंने आपको बहुत बार बता दिया, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे। ठीक है। 10 मीटर पश्चात चलने के पश्चात वो बाएं मुड़ता है, फिर चल पड़ेगा। 10 मीटर चलने के बाद फिर से बाएं मुड़ेगा और तथा 5 मीटर चल रहा है, बताइए उसकी स्थिति कहाँ है? तो हम इसको बना लेते हैं, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा हमें। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें, ये चला है पूर्व की ओर, ठीक है, यहाँ पर इसका बिंदु है, ठीक है, प्रारंभिक स्थान से पूछा है इसने। ये चला पूर्व की ओर, 10 मीटर चले गया। उसके बाद बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, फिर से 10 गया। तो मैं इन दोनों निशानों को लगभग लगभग बराबर बनाता हूँ, एग्जैक्ट नहीं, लगभग। फिर बाएं मुड़ा है, कितना चला है? 5 चला है, थोड़ा ही आधा ही चलाते हैं, कितना? 5। तो उसकी जो वर्तमान स्थिति है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? तो प्रारंभिक स्थान से मुझे ऊपर की ओर तिरछा आना पड़ेगा। और ये तिरछी दिशा कौन सी होती है? जब इस तिरछी दिशा के लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक काम करेंगे, बीच में यहाँ पर सर्कल कर देंगे, वो प्लस बना देंगे जहाँ से आपने शुरू किया है, यहाँ से। तो इधर होता है ईस्ट और ऊपर होता है नॉर्थ, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है। ये कौन सी दिशा है? यह है पूर्व और उत्तर। तो पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व, कुछ भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है वहाँ पर, वो आप देख लेंगे। आगे, एक पंक्ति में विकास का आरंभ से 14वां स्थान है तथा अंत से 11वां स्थान है, उस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? भाई कोई विकास नाम का बच्चा है, इसका शुरू से, आरंभ से जो स्थान है 14वां स्थान है, इसका मतलब इससे पहले 13 बच्चे बचे हैं, और अंत से इसका स्थान है 11वां, इसका मतलब इसके बाद 10 बच्चे हैं। 13 बच्चे इसके पहले, 10 बच्चे इसके बाद, इन्हें टोटल 23 और एक ये खुद, तो कितने हो गए? 24। सिंपल क्वेश्चन था। निम्नलिखित को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में लगाने पर कौन सा अक्षर अंत में आएगा? तो भाई इसको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए DIV यहाँ लिखा है, DIV
और इधर डी ई तो पहले आता है, तो ये सबसे नंबर 1 पे तो ये आएगा। फिर डी आई आर। अब आर और वी की बात करें तो आर पहले आता है तो दूसरे नंबर पे ही आएगा। अब शुरू के जो दोनों हैं उन दोनों में से कोई एक आएगा तीसरे पे, एक आएगा चौथे पे। तो डी आई वी तो कॉमन है, वी के बाद दोनों में आई है, आई के बाद इसमें डी है और दूसरे वाले में एस है, तो बाद में कौन आएगा? एस। तीसरे नंबर पे ये हो गया, चौथे नंबर पे ये हो गया, यानी डिवीजन सबसे लास्ट में आ रहा है। यदि किसी कूट भाषा में प्रिंसिपल को ये लिखा जा रहा है तो उसी कूट भाषा में टीचर को क्या लिखाएगा? देखिए आप इसमें जो लास्ट के ये PRINCIPAL है, इसको इस तरह दिया PRINCIPAL, उल्टा लिखा है, तो हम भी टीचर को उल्टा लिख देंगे। क्या हो जाएगा? REH, कहाँ लिखा है REH? सारी है तो सब में लिखा है REH। ये काम करते हैं पीछे से पढ़ना स्टार्ट करें, जिसमें टीचर लिखा हुआ आ गया वो सही है, ठीक है। TEACHER, अरे तो सीधे सी वाले में मैंने अनुमान लगाया, सीधे स्टार्ट हो गया, क्योंकि सी वाले और डी वाले दो ही थे टी से स्टार्ट हो रहे, तो यहीं से स्टार्ट कर दिया, पीछे से पढ़ना शुरू कर दिया, जल्दी मिल जाएगा। आगे रेपिटेशन शब्द दे रखा है, इसमें से कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है? तो हम देखेंगे पहला अक्षर टी ऊपर है, यू भी है, फिर टी 2 बार है, ओ है, आर है। अगला पी है, ओ भी है, एन है, डी नहीं है इसमें, तो ये अक्षर तो नहीं बनेगा। REQ, क्यू भी नहीं है ऊपर, नहीं बनेगा। RETIRE, इसके सब अक्षर दिख रहे हैं मुझे, लेकिन इसमें क्या कहते हैं, मुझे लग रहा है कि R 2 बार है, हाँ R 2 बार है, ऊपर एक ही बार है, तो केवल ट्यूटर को बनाया जा सकता है इससे। अगला है निम्नलिखित में से विषम चुनिए। विषम शब्द कौन है? टीन, स्टील, तांबा और लोहा। अब जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से होगा या जिसने साइंस हाई स्कूल में थोड़ी बात पढ़ी है, उसने देखा होगा टीन का जिक्र है आवर्त सारणी में, लोहे का जिक्र है, तांबा का जिक्र है। टिन का जिक्र होगा SN नाम से, लोहा है Fe आयरन नाम से, तांबा है कॉपर नाम से। ये सब धातु हैं, प्योर धातु है। जो स्टील है वो मिश्र धातु है, ठीक है, तो वहाँ से आप इसको क्लियर कर लें कि भाई आवर्त सारणी में इसका नाम है ही नहीं, ये मिश्र धातु है। अगला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? मैं आपको पहले भी एक बार बताया था, बाएं और दाएं जब भी कॉम्बिनेशन आए, बाएं से 10वां, दाएं से 7वां, तो दोनों अलग अलग है तो जोड़ देंगे, एक जैसे हो रहे हैं तो घटा देंगे, चाहे LL हो चाहे RR हो, ठीक है। फिलहाल अलग है, जोड़ देंगे 17। अब देखेंगे शुरू में क्या लिखा, अगर शुरू में लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट से ही हम कोई भी चीज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब सही लिखा है, तो 17 नंबर पर हमारा सीधे क्यू। परंतु शुरू में R लिखा होता है तो इसका मतलब हम उल्टा पढ़ रहे हैं, राइट साइड थोड़ी पढ़ते हैं, हम तो लेफ्ट से पढ़ते हैं। तो अगर R लिखा है यानी कि दाएं पहले बोला, तो आप इस 17 को 27 में से घटा लेते हैं, फिर बचता 10 और 10 पे आता J। परंतु यहाँ पर शुरुआत इसने बाएं से करी है तो हमारा आंसर सीधा ही आएगा, 17 पे कौन होता है? Q होता है। अगला, निम्नलिखित में से आकृतियों की संख्या। भाई आकृति गिननी है आपको त्रिभुज की, गिनते हैं। यहाँ पर 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज और एक ये 5वां त्रिभुज, एक छोटा सा हो रखा और एक खुद अपना हो गया 6ठा त्रिभुज। 6 त्रिभुज तो ये हो गए भाई। इसके अलावा हमारा एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, 7 त्रिभुज हो गए। मैं दोबारा बताता हूँ, किसी बच्चों को कन्फ्यूजन होगा। एक त्रिभुज बड़ा वाला हो गया, मिटाते जाऊँगा, ठीक है। दूसरा त्रिभुज हो गया आपका ये वाला, तीसरा ऐसे ही यहाँ हो गया, चौथा ऐसे ही यहाँ हो गया, 4 त्रिभुज हो गए। 5वां त्रिभुज ये हो गया, 6ठा त्रिभुज ये हो गया और 7वां त्रिभुज ये छोटा सा हो गया। इसके अलावा इसमें मुझे कोई और त्रिभुज नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आप इसको ऐसे लेंगे तो भी चतुर्भुज जाएगा, नहीं जी, इसमें केवल 7 ही त्रिभुज आ रहे हैं और बाकी आप देख लेंगे कोई रह गया हो तो, क्योंकि 7 के बाद फिर 9 फिर 11 ज़्यादा है, दूर नहीं है, परंतु मुझे इसमें केवल 7 ही नजर आ रहे हैं। अगला है, वंडरफुल के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका, हम इसको पहले लिखते हैं WONDERFUL। सबसे पहले कौन आएगा? ABCD, देखो A है नहीं, B है नहीं, C है नहीं, D आएगा। D एक ही बार है, ये हो गया है D। फिर D के बाद E आएगा, ठीक है। स्थान ऐसे मिलाना है कि किसका स्थान अपरिवर्तित है। फिर D के E के बाद क्या आता है? F है नहीं, G H F है भाई, F है। D हो गया, E हो गया, F हो गया, F। फिर देखते हैं G है क्या? G नहीं है, H I भी नहीं है, J K L है, L हो गया, M N है, अगला O भी है, P नहीं है, Q नहीं है, R है, S T U है, V W। तो अब आप देख सकते हैं इसमें किसका स्थान, पहले W था, D आ गया, O की जगह E आ गया, N की जगह F आ गया, D की जगह L आ गया, E की जगह N आ गया, R की जगह O, F की जगह R,
यू के जगह यू ही आया, तो यू अपनी ही जगह पर रहा, इसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ। ये थोड़ा यहाँ पर मेरा पेन टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, आप अपनी कॉपी में सीधा सीधा बना सकते हैं। तो यू का स्थान इसमें अपरिवर्तित रहा, इसका मतलब एक ही अक्षर ऐसा हमारे पास अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। SNOP को ONSP लिखा, CLAY को क्या लिखा जाएगा, स्वयं कर लेंगे। ये SNOP ही आगे पीछे करके लिखा है, ठीक है, इसको देख लेंगे। अगला 23 से 72 बनाया, 23 या 69, अगर मैं 3 से गुणा करूँ 69 + 3 72 हो जाता है। ऐसी 38 में 3 से गुणा करो और 3 जोड़ के देखो, 38 यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 8 तियाँ 24 और 3 तियाँ 9 2 11, 114 और 3 117 बन जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा कैलोरी दे रखा है, ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाए तो ध्वनि को किस में मापा जाएगा, डेसिबल में। ठीक है, अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन आसान है भी मेरे ख्याल से, 7 पंजे 35 तो ये हो रहा है, और इधर 9 और 4 का डिफरेंस 5, 40 बन जाएगा। ऐसी 17 या 51 और 8 और 5 का डिफरेंस 3, 54, तो 17 या 51 होता ना, हाँ 51 और 3 54, और लास्ट में 10 × 6 60 हो जाएगा, और प्लस 7 और 3 का अंतर 4, 60 4 64, ये ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए भैया, इसमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दर्पण प्रतिबिंब देखो, गोल है तो गोल रहेगा, और ये त्रिभुज जो लेफ्ट साइड को है वो राइट साइड को पहुंच जाएगा, तो ऐसा किसमें दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है डी ऑप्शन में। अगला है, दिए गए विकल्पों में से 1 2 3 4 में से आकृति एक्स को पूर्ण कीजिए। तो भाई आकृति को पूर्ण करने के लिए आपको आकृति ऐसे बना देनी है, देख लीजिए किस में जा रहा है, और सामने एक ये जैसे ये बनाएगी ऐसा भी आएगा, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि एक तो ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा, और इसके अंदर ये आपका जो चित्र आएगा अगला वाला ऐसे ऐसे और ऐसा वाला आएगा। तो ये देख लीजिए किस में है, ये आकृति आपकी बन रही है, नहीं अलग से नहीं आएगा, इसके साथ ही चिपका हुआ रहा है, इसके साथ ही चिपका हुआ रहा है, थोड़ा देखने में ऐसे कन्फ्यूज होगा, ऐसे आ रहा है। तो ये आकृति बननी है मेरे पास, मेरे ख्याल से आपकी पहली तो नहीं बन रही है, ये छोटी वाली भी नहीं है, तो बड़ा है चिपका हुआ है, और ये वाली बन रही है, लास्ट वाली नहीं बन रही है। लास्ट वाली एक और इन दोनों में कोई अंतर है, देख लीजिए पहले। हाँ जी, ये वाली बन रही है, लास्ट वाली बन रही है, क्योंकि अंदर से निशान आएगा, अंदर से निशान आएगा ऐसा वाला, तो ये निशान ऐसा यहाँ पर आ रहा है, इस वाले में नहीं आ रहा, दूसरे वाले में यहाँ पर निशान ऐसा आता तब बनती। तो ठीक है, डी वाला। देखिए इसमें ऐसी चीज़ों में कभी कभी छोटा छोटा कन्फ्यूजन हो जाता है। एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, उसके बेकम या इक्का होने की संभावना। भाई ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं, तो आपने इसने 52 लिख दिया नीचे, टोटल जितना है वो नीचे। अगर ये लाल कार्ड बोलता तो मैं 52 काला 26 लिखता, काले वाले कार्ड बोलता तो मैं काला तो भी मैं 26 लिखता, कोई पर्टिकुलर बोलता ईंट का है तो मैं 13 लिखता बट्टे में। तो इसने टोटल ताश की गड्डी बोला तो 52 लिखा जाएगा बट्टे में। उसमें से एक पत्ता खींचा जाता है, बेगम या इक्का, 4 बेगम होते हैं 4 इक्के, यानी कि टोटल 8 पत्ते में से कोई भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने 8 ऊपर लिख दिया। प्रायिकता का तरीका यही है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। 4 से कट जाएगा 2 बार, 4 से कट जाएगा 13 को 52, 2/13 यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, जितने टोटल हैं वो बट्टे में, और जितना आपको लेना है वो ऊपर। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन तो सिंपल ही होता है, बस चित्र चिन्ह बने होते हैं। यहाँ पर माइनस दे रखा है, पहले देखो प्लस का अर्थ है गुणा, कहीं प्लस दे रखा है, ये प्लस है यहाँ गुणा कर देते हैं। भाग, माइनस का अर्थ है भाग, यहाँ माइनस लगा, यहाँ भाग का निशान बना दिया। गुणा का अर्थ है प्लस, गुणा वाले में कर देते हैं प्लस, और भाग का अर्थ है माइनस, यहाँ लगा दिया माइनस, बस इसकी गुणा करनी। सबसे पहले भाग करते हैं, 4 से इसको करते हैं 208 को, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 52, गुणा में 3, और ये माइनस प्लस वाले सॉल्व अलग हो जाएंगे। 57 में से 23 घटा देते हैं, 7 में 3 गया 4, 5 में से 2 गया 3, प्लस का बचेगा 52 × 3 कर लो और प्लस कर लो 34, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 156 में 34 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 190। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास। अगला है, रेलगाड़ी बस और सार्वजनिक यातायात प्रणाली, इसके लिए यहाँ पर एक बॉक्स दिया है वे नारे टाइप का, इसको बताना है। तो भाई रेलगाड़ी और बस दोनों अलग अलग चीज़ है, परंतु यातायात प्रणाली के अंदर आते हैं सार्वजनिक। सार्वजनिक मतलब पब्लिक सेक्टर के, जिसमें कोई पर्सनल नहीं होती जिसकी कोई गाड़ी, जिसमें सभी लोगों के लिए टिकट लो और चढ़ो, तो ऐसी चीज़ है। तो सार्वजनिक यातायात प्रणाली का एक डब्बा बना लेंगे, उसके अंदर रेलगाड़ी भी आएगा और उसके अंदर बस भी आएगा। बस रेलगाड़ी और बस आपस में क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ है, तो ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। तो आपको इतना तो मैं आपको पहले बता दिया, अभी बता रहा हूँ कि आपकी जितनी तैयारी हो चुकी है वो पर्याप्त है। अब ज़्यादा अपने दिमाग को आप डिस्टर्ब ना कीजिए, ठीक है। इसलिए आज के दिन आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, कल थोड़ा सा रिलैक्स ही करना। फिर बाकी थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊँगा एग्जाम के लिए क्या क्या
इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती हैं, कैसे कैसे एग्जाम देना है वो मैं कल को आपसे बात करूँगा। तो ठीक है, तब तक आपने आज पढ़ाई कीजिए जितना पढ़ सकते हैं। बाय।